बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में करेंगे। और आज जिस तरह से यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है 5 अगस्त 2021 से, आज से 2 साल पहले भारत ने जिस तरह से गैर कानूनी इकदाम उठाया था और इस तरह से कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने किया था, हैसियत जो है उसका खात्मा किया गया था, आर्टिकल बिल्कुल 2 साल उसके मुकम्मल हो गया। और इसी मकसद के लिए दिन भर जो है इस हवाले से तकरीबात और रैलियों का अहतमाम भी होगा। और इस जदोजहद आज़ादी को सलाम अक़ीदत पेश किया जा रहा है जो कश्मीरी अवाम ने गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी रखी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भी 9 बजते ही 1 मिनट की खामोशी की गई, ट्रैफिक को रोक दिया गया, सायरन भी बजाए गए और कश्मीरी भाइयों के साथ, बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती। अच्छा, सदर मुमलिकत जो है डॉक्टर आरिफ अलवी, वो रैली के शुरका से खिताब कर रहे थे। उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि हिम्मत बांधे रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिर में उन्होंने कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम दिया और साथ ही भारत को भी ये पैगाम दिया है कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और उनका हक जब तक उनको नहीं मिल जाता तब तक पाकिस्तान अपनी काविशें करता रहेगा। इस रैली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है, उन्होंने रैली की क़यादत की थी। जब रैली का आगाज़ हुआ था दफ्तर ख़ारजा से साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मौजूद थे, उमर अयूब वहाँ पर मौजूद थे और दीगर पार्लियामेंट जो वो भी मौजूद थे। बात जितनी भी की जाए कश्मीरियों पर जितने मज़ालिम हुए, हमने पैलेट गन्स वाला मामला देखा, बच्चों की आंखें ज़ाया हो गई वहाँ पर, लेकिन जब आलमी ज़मीर झंझोड़ने की बात होती है वो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुहज़्ज़िब अक़वाम जो अपने आप को कहती हैं वो बिल्कुल खामोश नहीं इस मामले। अच्छा, समझ से बाहर है कि जब पूरी दुनिया में बातें फैल रही हैं कि भारत किस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म सितम कर रही है और हर जगह रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि अगर आलमी हम बरादरी की बात करें तो कुछ खासा इसके ऊपर मतलब हमें ऐसी चीज़ अमली तौर पर नज़र नहीं आती कि कुछ इसके ऊपर। अब देखिए ना, मीडिया नुमाइंदगान को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है और इस पाकिस्तान ने बारहा इजाज़त दी, पाकिस्तान ने विजिट भी करवाया। जो दावे भारत की जानिब से किए गए थे उनके हवाले से पाकिस्तान ने खुद सबको कहा कि आप आए, हम आपको सब कुछ दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत की जानिब से जो किया जाता है वो हमारे सामने ही है। हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक साहब की अहलिया मिशाल हुसैन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मिशाल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 5 के सयाह दिन की हम बात कर रहे हैं जब कश्मीर से उसका रियासती स्टेटस जबरी तौर पर छीना गया और जोग्राफियाई तौर पर देखा जाए इंतज़ामी टुकड़ों में तब्दील किया गया। कश्मीर के दोनों अतराफ कश्मीरी वासियों के लिए दिन कितना जो है दर्द का बायस है, कितना दर्दनाक है, उनके जो जज्बात हैं उनकी अक्कासी आप ही कर सकती हैं। देखिए, तो बहुत ही खौफनाक नाइटमेयर था सारी कश्मीरी कौम के लिए जो 2 साल पहले जो इक़दाम हिंदुस्तान की सरकार ने उठाया, जिसके तहत सारी कश्मीरी कौम को जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यूएन की करारदादें अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं और किसी सूरत भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। 70 साल से कश्मीरी जो हैं अपना हक़ खुद इरादियत की तहरीक को चला रहे हैं, अपनी स्ट्रगल को। और पहले तो हिंदुस्तान की आर्मी के बूट यहाँ पर आए लाखों की तादाद में, और अब उनकी आवाम को इस एक्शन के थ्रू हिंदुस्तान की सरकार लाखों की तादाद में मकबूजा जम्मू कश्मीर में सेटल कर रही है और उनको वोटर राइट्स दे रही है, उनको आइडेंटिटी के राइट्स दे रही है, ताकि कश्मीरियों को वैसे भी उनका कत्लेआम करें, उसके साथ साथ उनको माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं ताकि जब प्लेबिसिट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पे न्यूली जो सेटल्ड इंडियंस हैं उनका वोट हिंदुस्तान के हक़ में। 5 अगस्त 2019 में जब मकबूजा रियासत कश्मीर से उनका रियासती हक़ छीना गया तो उसके बाद दुनिया भर में भारतीय जबरो तशद्दुद और इंसानी हुकूक की पामालियों का एतराफ़ भी किया गया, मगर आलमी ज़मीर कोई फ़ैसला कुन किरदार अदा करने में क्यों किरदार अदा नहीं कर रहा? देखिए, जब ये एक्शन हुआ है 5 अगस्त का, पूरी दुनिया में शोर मचा, इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई और उसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर 2 सेशंस भी हुए क्लोज डोर। यूएन की 2 रिपोर्ट्स भी आई हैं हालिया, जो पहली दफ़ा आई हैं यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की। उसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी इसको कंडेम किया, रिपोर्ट आई, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट से भी। इंटरनेशनली इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह शोर मचा, मगर बदकिस्मती से 5 अगस्त के चंद महीने के बाद ही जब टेम्पो बढ़ रहा था इंटरनेशनली कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ रहा था, तो दुनिया में कोविड आ गया।
तो एक पूरा लॉकडाउन आ गया दुनिया के अंदर, और दुनिया का पूरा फोकस इस कोरोना को फाइट करने में आ गया, और दुनिया भर में जो नुकसान आया इकोनॉमी को, क्लोजर्स से, हर चीज़ बंद थी, एयर ट्रैवल बंद था, तो नेचुरली इंटरनेशनल फोकस तब्दील हो गया, जो दुनिया की भी बदकिस्मती है, मगर कश्मीरियों की उससे भी ज़्यादा उनके लिए, हम सब के लिए एक बैड लक था कि एक ही 5 अगस्त के बाद ये एक्शन अगला आ गया। और इस दौरान हिंदुस्तान की सरकार ने कोरोना से खुदा खौफी नहीं की, इस बीमारी से नहीं उन्होंने अपने आप को मतलब कि उससे कुछ हासिल किया, बल्कि फ़ायदा उठाया इस लॉकडाउन का। इंटरनेशनल फोकस क्योंकि हट गया था कश्मीर से, तो उन्होंने उस दौरान और भी ज़्यादा ब्लडशेड किया कश्मीरियों का, और उनके साथ जुल्म किया, और वहाँ लाखों की तादाद में इशू किए रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स इंडियंस को। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इन कोरोना के ही दिनों के अंदर वहाँ जितनी भी वैक्सीन्स की कंप्लीट शॉर्टेज है, वैक्सीन से पहले का जो दौर देख लें कोरोना का, तो वेंटिलेटर्स वहाँ से मकबूजा जम्मू कश्मीर से इंडिया शिफ्ट कर दिए गए, वहाँ पे टेस्टिंग किट्स नहीं दी गई, वहाँ पे लोगों को वैसे ही डरबों में बंद किया हुआ था, और उसके साथ साथ हेल्थ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस कर्ब और अजाब से वो गुजर रहे थे। और अब मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर और भी ज़्यादा मज़ीद तेज़ी आनी चाहिए, इंटरनेशनल फोकस ऑन कश्मीर इशू, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। दुनिया के अंदर डायनामिक्स बदल रही हैं, रीजनल डायनामिक्स भी बदल रही हैं, ग्लोबल पावर्स के ब्लॉक्स भी बदल रहे हैं, तो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स इस रीजन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ख़ास तौर पे CPEC की, और हिंदुस्तान का हिंदुत्वा का जो नैरेटिव है, और हिंदुस्तान के अंदर भी जितनी इंटरनली जो मूवमेंट्स जो हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जा रही हैं, मोदी सरकार की पॉलिसीज़ की, माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ कर रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ, तो ये सारी जो चीज़ें इंटरनली और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी मैं समझती हूँ कि कश्मीर के फेवर में जा सकती है। बहुत मुमकिन है कि इसके ऊपर अभी कमिंग टाइम्स के अंदर इसके ऊपर इंटरनेशनल कैंपेन जो है। ठीक है मिशाल साहिबा, न्यूक्लियर पॉइंट का जिक्र किया आपने, कश्मीर कॉज के लिए हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी समेत अवाम जो हैं वो कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए जिद्दोजहद में मजीद क्या करें कि दुनिया इस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की संगीनी को समझे और दोनों ममालिक के दरमियान तस्फिया कराने में अपना किरदार अदा करे? देखिए, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि शहरा कट गई है। ऐसा चैलेंज पिछली हुकूमतों के पास नहीं था, जो इक़दाम मोदी सरकार ने इस हुकूमत के दौर में उठाया है। तो इस वक्त तो ये सख्त खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, UN की जो करारदादें हैं उनकी, जनीवा कन्वेंशंस की, यहाँ तक कि अपनी इनकी जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी खिलाफ वर्जी है जो इन्होंने ये इलीगल एक्शन लिया है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक जंगल लॉ चल रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है इंटरनेशनली कश्मीरियों की तरफ से भी कि मेन प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी हैं, कि उनसे पूछे बगैर ये इलीगल एक्शन किया गया और इसके ऊपर हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट कराया जा सकता है। इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकता है पाकिस्तान, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, ये जो वॉर क्राइम्स हिंदुस्तान की सरकार करी है। और ये एक जेनोसाइड का एक्ट है जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हाईएस्ट क्राइम है दुनिया के अंदर, जिसके ऊपर सबसे हाईएस्ट लेवल की पनिशमेंट मिलती है। जेनोसाइड, एक पूरी कौम को ख़त्म करना, उसकी नस्ल कुशी करना। तो जब तक ये यूनाइटेड नेशंस के थ्रू पाकिस्तान जो है जिस तरह कैंपेन कर रहा है इसको और मज़ीद तेज़ी करे, UN के थ्रू जहाँ हमारा असल मसला है उस पर फोकस रखे, UN के मेकनिज़म के ऊपर, इंटरनेशनल कवानीन की जो खिलाफ वर्जी हिंदुस्तान ने की है उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो डोसिया दिया है RSS का कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर भी काम करने की सख्त ज़रूरत है। शाह साहब, 5 अगस्त की अगर बात करें, मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम बदतरीन लॉकडाउन का शिकार है और एक मुकम्मल जबर और घुटन की सूरत हाल रही। अगर हम बात करें आपके हस्बैंड की, यासिन मलिक साहब की, और हज़ारों कश्मीरी बेटों की बरसों से कैदोबंद का शिकार हैं, उनको किस हाल में रखा गया भारतीय जेलों में, ज़रा वो भी ब्रीफ कीजिएगा। देखिए इस वक्त तो यासीन साहब की भी जो हाल है वो तिहाड़ की जेल में है और उसकी डेथ सेल में है, जो सबसे खौफनाक डेथ सेल है, और उनको कोई हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही और उनकी जान को भी वहाँ ख़तरा है। उनको फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और हमारे साथ फैमिली के साथ कोई राब्ते की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी गई। तो एक तो उनका केस बहुत ही इस वक्त एक अर्जेंट बेसिस पे उनकी रिलीज़ होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे अजीम हुर्रियत क़यादत के लीडर्स हैं, आसिया अंद्राबी साहिबा, वो भी तिहाड़ के अंदर हैं, उनकी भी बहुत तबीयत ख़राब है, एस्थमेटिक हैं, कोरोना बहुत फैल रहा है वहाँ पे तिहाड़ जेल में। फहमीदा सुफ़ी साहिबा हैं, वो भी हमारी फ़ीमेल एक बहुत
एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे कश्मीरी, उसके साथ साथ और भी बहुत से जो वहाँ पे अजीम लीडर्स हैं, शबीर शाह साहब हैं, वो भी जेल्ड हैं, उनकी भी फैमिली उनसे नहीं मिल सकती। फिर कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से बहुत फियर है हम सबको कि हमारे जितने प्रिजनर्स हैं, चाहे हमारे यंगस्टर्स हैं, चाहे हमारे सीनियर लीडरशिप है, फैमिली है, सबको इतनी ओवरली पॉपुलेटेड जेल्स के अंदर डाला हुआ है कि उससे बहुत ख़तरा है कि उनको कोरोना हो सकता है, फैल सकता है, जिस तेज़ी से ऑलरेडी इंडिया के अंदर डेल्टा वायरस भी अब आई हुई है जो और भी ममालिक में फैल रही है। तो बहुत ख़तरनाक हालात हैं इस वक्त और बिल्कुल ठीक है, बहुत खतरनाक हालात हैं। साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।